जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल बैंकर फॉर यू में। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट। देखिए, बैंक जब कोई एक्सपोर्टर को क्रेडिट फैसिलिटीज देता है तो यह क्रेडिट फैसिलिटीज दो स्टेजेस में देता है। ये स्टेजेस हैं प्री शिपमेंट स्टेज एंड पोस्ट शिपमेंट स्टेज। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो पोस्ट शिपमेंट स्टेज है। देखिए, जब कोई एक्सपोर्टर को किसी सामान की डिलीवरी के लिए एक कंफर्म्ड ऑर्डर रिसीव होता है, उस डेट से लेकर के गुड्स के शिपमेंट तक के डेट के बीच का जो पीरियड होता है उसको हम प्री शिपमेंट स्टेज कहते हैं। और गुड्स के डिलीवरी से लेकर यानी गुड्स के शिपमेंट से लेकर के बिल्स के रियलाइजेशन तक का जो पीरियड होता है उसको पोस्ट शिपमेंट पीरियड कहा जाता है। और इस पीरियड में जो फाइनेंस होता है उसको पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट कहा जाता है। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। अब देखिए, एक्सपोर्ट फाइनेंस को हम दो कैटेगरीज में हम इसको बांट सकते हैं इसके स्टेजेस के बेसिस पे। एक प्री शिपमेंट स्टेज और दूसरा है पोस्ट शिपमेंट स्टेज। जैसा कि मैंने कहा कि जब एक्सपोर्टर एक कंफर्म्ड ऑर्डर रिसीव करता है, जिस डेट को कंफर्म्ड ऑर्डर रिसीव करता है उस डेट से लेकर उस गुड्स के डिलीवरी तक का जो डेट होता है यानी शिपमेंट तक का जो डेट होता है उस पीरियड को हम प्री शिपमेंट स्टेज कहते हैं। और यहाँ पे जो फाइनेंस होता है उसको हम प्री शिपमेंट क्रेडिट या प्री शिपमेंट फाइनेंस कहते हैं। इस प्री शिपमेंट फाइनेंस को ही पैकिंग क्रेडिट भी कहा जाता है। इसको हम ईपीसी एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट भी हम कहते हैं। अब जो एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट है वो इंडियन करेंसी में भी हो सकती है और फॉरेन करेंसी में भी हो सकती है। खैर, अभी हम जो पढ़ेंगे वो पोस्ट शिपमेंट स्टेज के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे ही गुड्स का जो शिपमेंट हो गया, उस शिपमेंट के बाद से लेकर के जो बिल्स एक्सपोर्टर्स जो बिल्स ड्रॉ करेगा उस बिल्स के रियलाइजेशन तक यानी इंपोर्टर से वो पैसे रिसीव होने तक का जो पीरियड है वो पोस्ट शिपमेंट स्टेजेस है। इस स्टेज में बैंक किस तरह से एक्सपोर्टर को फाइनेंस करता है उसके बारे में जानेंगे। देखिए, जब कोई ऑर्डर एक एक्सपोर्टर को मिलता है तो उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए एक्सपोर्टर रॉ मटेरियल्स का, अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो वो रॉ मटेरियल्स को क्या करता है, प्रोक्योर करता है, उसको प्रोसेस करता है, उसकी पैकेजिंग करता है और फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के उसको शिप तक यानी उसको शिपयार्ड तक लेके जाता है। या अगर उस गुड्स की डिलीवरी एक पीरियड सर्टेन पीरियड के बाद करनी है तो उसको वेयर हाउसिंग करके रखता है। तो इन सारी चीजों में जो फंड खर्चा होता है, जो वर्किंग कैपिटल चाहिए इन एक्टिविटीज को करने के लिए, वो प्री शिपमेंट में फाइनेंस होती है। अब जब गुड जो है रेडी है और उसका शिपमेंट हो गया है, शिपमेंट होने के बाद जो एक्सपोर्टर है वो बिल्स ड्रॉ करेगा और उस बिल्स को लेकर के वो बैंक के पास जाएगा। ठीक है, अब वो बैंक जो है उस बिल्स के ऊपर क्या करता है, फाइनेंस करेगा। अब उस बिल्स के ऊपर फाइनेंस करने के कई सारे जो है वो मोड्स है और वो बिल्स भी कई तरह का होता है। अब देखिए, पोस्ट शिपमेंट में हम इस चीज को डिटेल से समझते हैं। जैसे ये एक्सपोर्टर है, ये इंडिया में है और जो इंपोर्टर है वो यूएस में है। इन्होंने कुछ गुड्स का जो है ऑर्डर इनको दिया है ना। ये जो यहाँ पे यूएस में बैठा है ये बायर है और ये सेलर है। अब इन्होंने जो ऑर्डर रिसीव किया वो किसके साथ रिसीव किया, एक एलसी के साथ यानी लेटर ऑफ क्रेडिट के साथ। यानी ये जो यूएस में बैठा हुआ जो इंपोर्टर है अपने बैंक के माध्यम से इसको एलसी भेजा, लेटर ऑफ क्रेडिट भेजा और उस लेटर ऑफ क्रेडिट पे सब टर्म एंड कंडीशंस हैं वो सारी उसमें मेंशन है और उसके हिसाब से ही इसको एक्सपोर्टर को वो गुड जो है वो एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, अब ये एक्सपोर्टर ने सारा गुड्स जो है वो तैयार कर लिया, तैयार करने के बाद उसको शिपमेंट कर दिया। अब शिपमेंट के और एलसी के हिसाब से जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स को ड्रॉ किया और वो सारे डॉक्यूमेंट्स को मिलकर उसको क्या बोला जाता है, एक्सपोर्ट बिल्स बोला जाता है। या इसको हम डॉक्यूमेंट्स भी बोल सकते हैं, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स या एक्सपोर्ट बिल्स भी कहा जाता है। अब चूंकि यह डॉक्यूमेंट जो है ये एक्सपोर्ट का ऑर्डर जो है वो एलसी के थ्रू मतलब बैंक के थ्रू से ही रिसीव हुआ था, तो यहाँ पे जो डीलिंग होती है, एक्सपोर्ट की जो डीलिंग होती है वो बैंक के थ्रू से होती है, बैंक के चैनल के थ्रू से होती है। अब जो एक्सपोर्टर है वो अपने बैंक के पास जाएगा और ये सारा एक्सपोर्ट बिल्स को
वो उसके पास जमा करेगा, है ना। जमा करने के बाद वो उससे रिक्वेस्ट करेगा कि आप इस एक्सपोर्ट बिल्स को क्या कर दिए, नेगोशिएट कर दीजिए। अब यहां पे समझते हैं कि नेगोशिएशंस का मतलब क्या होता है। अब एक्सपोर्टर ने नेगोशिएट करने के लिए कहा, ठीक है। जब नेगोशिएट करने के लिए कहा जाता है तो बैंकर इस एक्सपोर्ट बिल्स को अच्छे से चेक करेगा, मतलब थॉरोली चेक करेगा कि इसमें सारे डॉक्यूमेंट जो है वो एज पर एलसी ड्रॉ है कि नहीं। अगर इस डॉक्यूमेंट्स में जरा सी भी वो डिस्क्रिपेंसी रहेगा तो वो फिर एक्सपोर्टर को ये बताएगा और फिर वो डिस्क्रिपेंसी को दूर करके उस डॉक्यूमेंट्स के साथ एक सर्टिफिकेट लगा करके ये भेजेगा कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं इन ऑर्डर हैं, और इस डॉक्यूमेंट्स को, एक्सपोर्ट बिल को इस एक्सपोर्टर का जो बैंक है वो इंपोर्टर के बैंक को भेजेगा। यहां पे इंपोर्टर का बैंक अगर एक्सपोर्टर के बैंक को बोलेगा कि इस डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी है, तो यहाँ पे जो बैंक है, एक्सपोर्टर का जो बैंक है, वो एक्सपोर्टर के साथ स्टैंड करेगा कि नहीं, हम डॉक्यूमेंट चेक करके भेजे, डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं है, ऐसा ऐसा है। वो इसके साथ क्या करेगा, स्टैंड करेगा, खड़ा रहेगा। तो ऐसे सिचुएशन को, ऐसी एक्टिविटीज को क्या कहते हैं, नेगोशिएशन करना है। परचेज या डिस्काउंट। अब देखिए, जब एक्सपोर्टर अपने बैंक में बिल को जमा करता है, ठीक है, बिल्स को ला करके दिया, अब उसने कहा कि आप इसको परचेज कर लीजिए या डिस्काउंट कर लीजिए। अभी डिस्काउंट का या परचेज का रिक्वेस्ट दिया, तो इसका क्या मतलब होता है। देखिए, अभी बिल जमा होने के बाद ही उसका जो पेमेंट है, बिल्स का जो पेमेंट है, ये पेमेंट आने में एक लंबा टाइम लगेगा, ठीक है। कैसा टाइम लगेगा, ये बिल के नेचर पे भी डिपेंड करता है। मान लीजिए कि वो बिल अगर डिमांड बिल हो, डिमांड बिल या अगर साइट बिल हो, ठीक है। डिमांड बिल या साइट बिल का मतलब होता है कि यह बिल जो है वो डीपी बेसिस पे होता है, मतलब डिलीवरी अगेंस्ट पेमेंट। या मतलब जैसे ही ये बिल्स जो है एक्सपोर्टर्स के यहाँ से, एक्सपोर्टर्स के बैंक के यहाँ से निकल करके जैसे ही इंपोर्टर के बैंक के पास गया, वैसे ही इसका पेमेंट जो है वो हो जाना है, क्योंकि एलसी में इस तरह की कंडीशन जो है वो लिखी हुई है, डीपी लिखी हुई है, डिलीवरी ऑन पेमेंट्स, है ना। मतलब जैसे ही आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे वैसे ही आपको पेमेंट जो है वो मिल जाएगा। इसका जो नॉर्मल पीरियड होता है वो उसको कहते हैं नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड। ये फेडाई के रूल के हिसाब से नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड जो है इसमें चलता है, ठीक है। अब दूसरा जो होता है वो यूसेंस बिल होता है। यूसेंस बिल, इसमें क्या है, एक्सेप्टेंस के बेसिस पे है। जैसे यहां से डॉक्यूमेंट्स वहां पे गए, अब उसमें यूसेंस में एक पीरियड रहता है कि ये बिल की जो पेमेंट जो है वो हम 30 दिन में करेंगे या 60 दिन में करेंगे या 120 दिन में करेंगे या मैक्सिमम जो है वो 365 डेज में करेंगे। तो इसको क्या कहेंगे, डीए, डॉक्यूमेंट्स ऑन एक्सेप्टेंस या डिलीवरी ऑन एक्सेप्टेंस। ऐसे कंडीशंस में जो है ये जो पीरियड है, इस पीरियड में एक्सपोर्टर को क्या, फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। अगर वो एक्सपोर्ट करके सिर्फ नेगोशिएशन के लिए डॉक्यूमेंट्स को भेज दे और इतना पीरियड तक वेट करेगा तो फिर वो अपना बिजनेस को कैसे चलाएगा। तो इसी चीज का जो फाइनेंस है वो पोस्ट शिपमेंट में किया जाता है, इसी गैप को दूर करने के लिए। तो यहाँ पे जो परचेज और डिस्काउंट करेगा उसमें क्या करेगा, एक्सपोर्ट बिल्स को थॉरोली चेक करेगा, मतलब एज पर जैसे नेगोशिएशन में जैसे थॉरोली चेक किया जाता है, और वो देखेगा कि नहीं सारा चीज जो है वो ऑर्डर में है या नहीं है, ठीक है। सारा चीज देखने के बाद कि वो अगर ऑर्डर में है तो फिर उसको क्या करेगा, डिस्काउंट करेगा। डिस्काउंटेड का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर बिल का जो प्राइस है वो 1000 रुपीज है या $1000 है, तो हम उसको कितना डिस्काउंट पे हम उसको बेचेंगे, ठीक है। यानी है उसको हम 900 में, यानी अगर वो बिल 1000 का है तो एक्सपोर्टर को बैंक कितना देगी, मान लीजिए कि 900 थी, तो 100 जो हो गया वो क्या हो गया, बैंक का इनकम हो गया, क्योंकि बैंक उस पीरियड में यहाँ पे क्या, बैंक यहाँ पे कमीशन का इनकम जो है वो कर रही है। तो इसको 900 दी, 100 रुपीज बैंक का जो है इनकम हो गया। क्योंकि यह अमाउंट जो है एक्चुअल बिल प्राइस से कम होता है, एफओबी से कम होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डिस्काउंटेड कहते हैं, कि डिस्काउंट करना। डिस्काउंटेड और परचेज जो है वो दोनों ही सिमिलर है, ठीक है। नेगोशिएशन भी आपको क्या है समझ में आ गया। तीसरा जो है वो कलेक्शन करना। कलेक्शन में कोई भी हम फाइनेंस एक तरह से नहीं करते हैं, बल्कि सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को जो है हमें एक्सपोर्टर से डॉक्यूमेंट्स लेना है और उसको आगे भेज देना है, मतलब इंपोर्टर के पास भेज देना है। बिल फाइनेंस की जो लिमिट है वो एक्सपोर्टर को सैंक्शन होती है, सैंक्शन हुई रहती है।
अगर ऑलरेडी उसको सैंक्शन नहीं किया हुआ है, बिल फाइनेंस की लिमिट अगर सैंक्शन नहीं हुई तो फिर बैंक नहीं करती है। और जनरली जो बिल फाइनेंस करती है इरिवोकेबल एलसी के अगेंस्ट में ही करती है, मतलब अगर एलसी ड्रॉ हुई है तो उसके बेसिस पे ही करती है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर कंफर्म्ड ऑर्डर नहीं रहेगा, अगर बैंक के पास कोई गारंटी एलसी नहीं रहेगी तो बैंक का भी यहाँ पे जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा क्या होता है, रिस्की रहता है। जैसे मान लीजिए कि अगर डीपी बेसिस पे अगर बिल है, डिमांड बिल है, तो यहाँ पे बैंक के पास जो है जब तक पेमेंट नहीं आ जाती है तब तक गुड्स का जो राइट है, गुड्स जो है वो बैंक के पास होता है, उसका राइट जो है बैंक के अंडर में होता है। क्योंकि जैसे ही वहां डॉक्यूमेंट्स जो है, चूंकि ये डॉक्यूमेंट्स जो है अगेंस्ट दी पेमेंट है, तो जैसे वो पेमेंट करेगा डॉक्यूमेंट्स देगा और क्या है, पेमेंट लेगा। लेकिन जब वो डीए एक्सेप्टेंस के बेसिस पे है तो डॉक्यूमेंट्स तो आपने दे दिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, डॉक्यूमेंट्स का जो आपका राइट है वो क्या है, चला गया, अब उसके कब्जे में चला। अब जो ये पीरियड है, इस पीरियड में जो है वो लिमिट जो है वो फाइनेंस जो है वो क्लीन फाइनेंस हो जाता है। इसलिए बैंक हमेशा ये इंश्योर करती है जो हम एक्सपोर्ट फाइनेंस कर रहे हैं, जो बिल का फाइनेंस कर रहे हैं, वो एलसी के अगेंस्ट में हो, यानी किसी बैंक की जो गारंटी है उसमें रहे। एलसी के रिगार्डिंग जो है पूरा वीडियो मैं बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक भी दिया हुआ है। आपको इस वीडियो में पोस्ट शिपमेंट्स में एक्सपोर्ट बिल्स, परचेज डिस्काउंट, नेगोशिएशन और कलेक्शन, इन तीनों चीजों के बारे में आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।